गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पवन कुमार सेन डैफोडिल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। लास्ट टाइम हम श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो श्वसन तंत्र के बारे में हमने श्वसन तंत्र के भागों के बारे में जाना, श्वसन की कार्य प्रणाली को समझा, फिर हमने उच्चश्वसन और निःश्वसन को जाना। अब आगे हम जानते हैं श्वसन के प्रकार कि श्वसन है वो कितने प्रकार का होता है। देखिए श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार, श्वसन है वो दो प्रकार का होता है। श्वसन दो प्रकार का होता है। सांस हम दो प्रकार से ले सकते हैं, ऐसा नहीं है सांस तो हम एक ही प्रकार से लेते हैं, लेकिन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो मेथड है वो कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होंगे। उसके आधार पर श्वसन है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। देखिए कौन कौन से। पहला है वायवीय श्वसन, पहला है वायवीय श्वसन और दूसरा है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, ठीक है। अब एक नंबर पे हम बात करते हैं वायवीय श्वसन की। एक नंबर पे अपन बात करते हैं वायवीय श्वसन की। देखिए वायवीय श्वसन क्या होता है कि वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है, वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है उसे अपन वायवीय श्वसन कहते हैं। वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है उसे अपन क्या बोलेंगे, वायवीय श्वसन बोलेंगे। जैसे C6H12O6, C6H12O6 प्लस में अपन बात करें किसकी, ऑक्सीजन की। प्लस में किसकी बात करें, ऑक्सीजन की। तो ग्लूकोज है जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो उस कंडीशन में क्या बनता है, CO2 प्लस H2O प्लस 36 ATP एनर्जी, 36 ATP एनर्जी बनती है, ठीक है। इसका बैलेंस इक्वल कर दूं, ठीक है। तो जब ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी तो यहाँ पर CO2 और जल का निर्माण होगा और साथ में 36 ATP ऊर्जा बनेगी। ये ATP है ना वो ऊर्जा मुद्रा इकाई है। ATP क्या होती है, ऊर्जा मुद्रा इकाई। यानी अपन शॉर्ट एंड स्वीट ये बोल सकते हैं कि ATP है वो ऊर्जा की एक इकाई है। ATP है वो ऊर्जा की क्या है, एक इकाई है। अब देखिए इसे अपन सामान्य श्वसन भी बोल सकते हैं। इसे अपन क्या बोल सकते हैं, सामान्य श्वसन बोल सकते हैं, सामान्य श्वसन। अब दो नंबर पे बात की जाए अवायवीय श्वसन की। किसकी बात की जाए, अवायवीय श्वसन की। अब देखिए अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन वह श्वसन होता है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, अवायवीय श्वसन बोलते हैं। उसे अपन क्या बोलते हैं, अवायवीय श्वसन बोलते हैं। अब इष्ट जैसे कुछ जीव है ना वो अवायवीय श्वसन करते हैं। इष्ट जैसे जीव है वो क्या करते हैं, अवायवीय श्वसन करते हैं। अर्थात इन्हें एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती, सॉरी इन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। जैसे बात करें अब इष्ट में C2 C6H12O6, ये जो ग्लूकोज है ना, इस ग्लूकोज से डायरेक्ट है ना एल्कोहल का निर्माण होता है, C2H5OH, C2H5OH। यहाँ पे किसका निर्माण होता है, डायरेक्ट एल्कोहल का निर्माण होता है और साथ में बनती है CO2। साथ में क्या बनती है, CO2 और 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है, और 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो ग्लूकोज है इसका डायरेक्ट अपघटन होकर एल्कोहल प्लस CO2 का निर्माण होता है, ठीक है। और साथ में ATP 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। ध्यान रखना इस अभिक्रिया को अपन किण्वन बोलते हैं। इस अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, किण्वन बोलते हैं। ध्यान में रह जाएगा ना, इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, किण्वन बोलते हैं। याद रहेगा किण्वन। और किण्वन ही वह मेथड है जिसके द्वारा शराब या एल्कोहल का निर्माण होता है।
किण्वन के द्वारा शराब या एल्कोहल का निर्माण होता है। फॉर एग्जांपल अपन बोलते हैं ना, जैसे बियर है, ये तो जो का पानी है, बोलते हैं नहीं बोलते। हकीकत में क्या होता है, बियर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट या जो ग्लूकोज होता है, बियर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट या जो ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज के किण्वन के द्वारा किसका निर्माण होता है, एल्कोहल का निर्माण होता है। वो वास्तव में जो का कोई पानी नहीं है, जो के अंदर उपस्थित कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के किण्वन से किसका निर्माण होता है, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल। इसका क्या नाम है, एथिल एल्कोहल, ठीक है, या एथेनॉल भी बोल सकते हैं इसे, एथेनॉल का निर्माण होता है। ठीक है, ये साधारण एल्कोहल है जिसका उपयोग हम नशे के रूप में या पीने के रूप में करते हैं। तो जो पीने की शराब है, शराब कई प्रकार की होती है, जैसे एथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, लेकिन सभी शराब है वो पीने लायक नहीं होती। लेकिन एथेनॉल है वो हम उसका मादकीय पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं, या नशीले पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं, या कई प्रकार की दर्द निवारक दवाइयां भी हम एल्कोहल से बनाते हैं। अब आगे बात करते हैं। तो ईस्ट है, उसमें किण्वन के द्वारा अवायवीय श्वसन होता है, ठीक है, जिसमें 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। अब आपको एक बात और बता देता हूं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन शराब कौन सी है, दुनिया की सबसे अच्छी शराब, दुनिया की सबसे बेहतरीन शराब, आपने सुना होगा पार्टी वगैरह में वो उछालते हैं ना इस प्रकार से, ठीक है, उसे बोलते हैं शैंपेन। कौन सी शराब, शैंपेन। दुनिया की सबसे लाजवाब शराब बोल सकते हैं अपन, शैंपेन है, ठीक है। उस शैंपेन को प्रोड्यूस कौन करता है, कौन बनाता है, फ्रांस बनाता है। कौन बनाता है, फ्रांस, ठीक है। शैंपेन है, उसका निर्माण फ्रांस करता है, और शैंपेन है उसका निर्माण अंगूर के किण्वन से होता है, ठीक है। शैंपेन का निर्माण किससे होता है, अंगूर के किण्वन से होता है, ध्यान में रह जाएगा। शैंपेन का निर्माण अंगूर के किण्वन से होता है। अपने जो लोकल शराब बनती है, जैसे अपन बोलते हैं ना जीएसएम, गंगानगर शुगर मिल, या अपन ये बोलते हैं ढोला मारू, बोलते हैं नहीं बोलते, ढोला मारू। जीएसएम यानी गंगानगर शुगर मिल है, और ढोला मारू, ठीक है, या अपन साधारण भाषा में उसे लाल ढक या हरे ढक वाले क्वार्टर बोलते हैं, ठीक है। उसका निर्माण किससे होता है, उसका निर्माण होता है गन्ने के किण्वन से। उसका निर्माण किससे होता है, गन्ने के किण्वन से। गन्ने का मतलब समझ गए ना, गुड़ के किण्वन से। किससे, गुड़ के किण्वन से। एक अपन बोल देते हैं हथकड़ शराब, बोल देते हैं ना हथकड़ शराब। अब ये हथकड़ शराब है ना, इसका निर्माण भी गन्ने के किण्वन से ही होता है। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा कि गन्ना है, गन्ने से बनता है गुड़, गन्ने से क्या बनता है, गुड़, और गुड़ में उपस्थित शर्करा के किण्वन से, गुड़ में उपस्थित शर्करा के किण्वन से हम किसे प्राप्त करते हैं, एल्कोहल को प्राप्त करते हैं। बोलते हैं ना अपने लोकल लैंग्वेज में दारू का मटका या दारू का घड़ा निकाल लिया, ठीक है, उसमें किसका किण्वन करवाया जाता है, गन्ने या गुड़ का किण्वन करवाया जाता है। और साधारण रूप से या सबसे सस्ता बोलते हैं माध्यम शराब उत्पादन का, तो क्या है, गन्ने या गुड़ का किण्वन है। अब देखिए अब आगे बात करते हैं कि मानव शरीर है वो भी क्या करता है, अवायवीय श्वसन करता है। मानव शरीर है वो भी क्या करता है, अवायवीय श्वसन करता है। मानव शरीर में अवायवीय श्वसन कब होता है, देखिए अब मानव भी अवायवीय श्वसन करता है, मानव भी अवायवीय श्वसन करता है, ठीक है। और मानव में अवायवीय श्वसन कहां होता है, मुख्य रूप से मांसपेशियों में होता है। मुख्य रूप से कहां होता है, मांसपेशियों में। मुख्य रूप से कहां होता है, मांसपेशियों में होता है। मानव में अवायवीय श्वसन है वो मुख्य रूप से कहां होता है, मांसपेशियों में होता है। मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन होने का मतलब क्या है वो देखिए, कि जब हम हार्डवर्क करते हैं या कठिन परिश्रम करते हैं, जब हम कठिन परिश्रम करते हैं, कठिन परिश्रम समझ गए होंगे, खेत पे काम करते हैं या अपन बोलते हैं एक्सरसाइज करते हैं, समझ गए ना, जिम में पसीना बहाते हैं, उस कंडीशन में आपने देखा होगा कि अपने हाथों या पैरों से अपन ज्यादा काम करते हैं। तो जब हम डंबलिंग कर रहे होते हैं उस कंडीशन में देखना हाथ की जो मांसपेशियां हैं वो अतिरिक्त वर्कआउट करती है, तो यहाँ पे ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा होगी या कम होगी,
ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता क्या होगी, ज्यादा। जब आप इस प्रकार से एक्सरसाइज कर रहे हो तो यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता क्या होगी, ज्यादा होगी। जब अपन शोषण, सामान्य शोषण करते हैं तो सामान्य शोषण के द्वारा ये तो है नहीं कि यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा है तो यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचा दो, और जहां पर ऊर्जा की आवश्यकता कम है वहां ऑक्सीजन कम पहुंचा दो। ऐसा तो होता नहीं। होता क्या है कि फेफड़े हैं वो तो सामान्य रूप से सभी अंगों तक बराबर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंच जाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब यहां पर ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा होगी तो ग्लूकोज के डायरेक्ट अपघटन से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ग्लूकोज के डायरेक्ट अपघटन से किसका निर्माण होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, और साथ में 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। और यह 2 एटीपी ऊर्जा है वो आपको एक्स्ट्रा वर्कआउट करने के लिए पर्याप्त होती है। ठीक है, समझ गए ना, ये 2 एटीपी ऊर्जा बनी है, इसी से आप एक्स्ट्रा वर्कआउट कर पाते हैं। ठीक है, या अपन बोल दे कि अपने सर पर घास का गट्ठर है, अपने सर पर घास का गट्ठर है, उस समय हमें जो अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए तो वो हमारे शरीर में मांसपेशियों में उपस्थित ग्लूकोज के सीधे अपघटन से, यानी बिना ऑक्सीजन की सहायता से उसका अपघटन होता है, जिससे किसका निर्माण होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। बिल्कुल, लैक्टिक अम्ल वही जो इसमें पाया जाता है, दही या खट्टे दूध में पाया जाता है ना, वही। ठीक है, उस लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। देखिए कैसे, ये जो C2H5 है, C6H12O6 से डायरेक्ट क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। इससे डायरेक्ट क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है, और साथ में 2 एटीपी ऊर्जा बनती है। साथ में क्या बनती है, 2 एटीपी ऊर्जा बनती है। अब मुझे एक बात बताइए, लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला देखिए, आपको याद रखना है COH और H, याद रह जाएगा क्या, COH और H, यानी एक हाइड्रोक्साइड समूह जोड़ दिया और एक सीधा हाइड्रोजन आयन जोड़ दिया। अब ऊपर की ओर है ना, आप जोड़ दो CH3 और नीचे की ओर जोड़ दो आप COOH। ये क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। ये क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। तो अवायवीय शोषण से मानव शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो लैक्टिक अम्ल का निर्माण करती है, और साथ में क्या बनती है, 2 एटीपी ऊर्जा बनती है। ठीक है, तो अपन इसे सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे देखो CH3 CH या HCH HCOH और लास्ट में क्या बोल दो, COOH। इससे बेटर आप इसे ऐसे याद रखो। ठीक है, इस तरीके से आपको इजीली याद रह जाएगा। अब देखिए आपने वर्कआउट तो कर लिया, आपने खेत पे या कठिन परिश्रम कर लिया, लेकिन कठिन परिश्रम करने के बाद क्या होता है, कठिन परिश्रम करने के बाद क्या होता है, अपने जोड़ है ना शरीर के वो सुन्न पड़ जाते हैं। ठीक है, मांसपेशियां कठोर हो जाती है नहीं हो जाती, शरीर जकड़ जाता है। किसके कारण है, इस लैक्टिक अम्ल के कारण ही शरीर जकड़ जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कठिन परिश्रम के बाद या किसी कठिन परिश्रम के उपरांत मानव शरीर है वो अकड़ जाता है, कठिन परिश्रम के बाद मानव शरीर अकड़ जाता है, उसका कारण क्या है, लैक्टिक अम्ल का जमाव। उसका कारण क्या है, लैक्टिक अम्ल का जमाव। कुछ स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, यूरिक अम्ल कर देते हैं। यूरिक अम्ल आपको याद रखना है वो किससे संबंधित है, गठिया रोग बोलते हैं ना, गठिया रोग से संबंधित है। साधारण भाषा में या साधारण रूप में लैक्टिक अम्ल होगा। अगर आपसे पूछ ले कि शरीर जकड़ रहा है, कठिन परिश्रम के कारण शरीर जकड़ रहा है, तो उसका कारण क्या होगा, लैक्टिक अम्ल का जमाव। और यदि बोल दिया जाए कि जोड़ है वो मोटे हो रहे हैं, ऐसा एक रोग है जिसमें अस्थियों के संधि स्थल है वो बड़े हो रहे हैं या मोटे हो रहे हैं और हड्डियां हैं वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही, तो उस कंडीशन में गठिया रोग होता है। और गठिया रोग का कारण क्या है, यूरिक अम्ल का जमाव। हमारे शरीर के जो जोड़ है उन जोड़ों में अगर यूरिक अम्ल जमना शुरू कर दे, क्या जमना शुरू कर दे, यूरिक अम्ल जमना शुरू कर दे, तो उस कंडीशन में कौन सा रोग होता है, गठिया रोग होता है। तो ठीक है, ध्यान में रह जाएगा कि मानव शरीर की मांसपेशियां अवायवीय श्वसन के दौरान क्या करती हैं, लैक्टिक अम्ल का निर्माण करती हैं, जिसके कारण शरीर में जकड़न या अकड़न महसूस होती है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, श्वसन के प्रकार पढ़े हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, श्वसन के प्रकार। तो श्वसन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, वायवीय और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है, और अवायवीय श्वसन है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। ठीक है, ये बातें हमने पढ़ ली। अब आगे देखिए, आगे बात करता हूं मैं श्वसन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पदों की, श्वसन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पदों की। देखिए
श्वसन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद। ठीक है, इसमें 1 नंबर पे अपन बात कर लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पद है जिनके बारे में अपन बात कर रहे हैं। 1 नंबर पे बात की जाए श्वसन गुणांक। 1 नंबर पे क्या है? श्वसन गुणांक। जिसे आरक्यू बोलते हैं शॉर्ट में। क्या बोलते हैं? आरक्यू। श्वसन गुणांक। श्वसन गुणांक क्या है? श्वसन गुणांक क्या है? देखिए, श्वसन गुणांक से तात्पर्य है कि जब हम श्वसन करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन को तो ग्रहण किया जाता है, और CO2 त्यागी जाती है। ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और CO2 त्यागी जाती है। अब इस श्वसन के दौरान ये जो CO2 है, इस श्वसन के दौरान जो CO2 है, CO2 के अणु बट्टे में ऑक्सीजन के अणु, CO2 के अणु बट्टे में ऑक्सीजन के अणु, यानी CO2 और ऑक्सीजन के अणुओं का अनुपात है ना, वो क्या कहलाता है? आरक्यू कहलाता है। CO2 और ऑक्सीजन के अणुओं का अनुपात क्या कहलाता है? आरक्यू कहलाता है। साधारण रूप से अगर बोला जाए तो श्वसन प्रक्रिया में हम जितनी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वो और जितनी CO2 उत्सर्जित करते हैं वो, तो आपको क्या करना है? CO2 की मात्रा और अपॉन में ऑक्सीजन की मात्रा का अनुपात निकालना है। तो जो आपके पास एक कांस्टेंट या स्थिरांक आएगा उसे अपन क्या बोलते हैं? श्वसन गुणांक बोलते हैं। उसे क्या बोला जाता है? श्वसन गुणांक बोला जाता है। तो अब यहां से 1-2 बार फिक्स क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन है ग्लूकोज का, या सीधा बोल दिया जाए कार्बोहाइड्रेट का, किसी भी प्रकार का कार्बोहाइड्रेट हो, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक बताइए। ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक कितना होता है? हाँ, तो इसका आपको याद रखना है 1। कितना होता है? 1। ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक कितना होता है? 1 होता है। इसका मतलब ये है कि जब ग्लूकोज का अपघटन होता है, तो ग्लूकोज के अपघटन में जितने हम ऑक्सीजन के अणु ग्रहण करते हैं उतने ही अणु CO2 के उत्सर्जित किए जाते हैं। ध्यान से सुनना कि श्वसन प्रक्रिया में जितने अणु हम ऑक्सीजन के ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन के कारण ग्लूकोज का अपघटन होगा, तो उस अपघटन में उतने ही अणु CO2 के उत्सर्जित होंगे। तो ऑक्सीजन और CO2 के अणुओं की संख्या क्या हो गई? बराबर हो गई। फॉर एग्जांपल मान लो अगर CO2 के 5 अणु है और ऑक्सीजन के भी कितने अणु है? 5 अणु है। ठीक है, तो 5 से 5 कट जाएगा ना, तो 5 से कम 5 कट गया, तो आंसर कितना आएगा? 1। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। 2 नंबर पे बात की जाए प्रोटीन का श्वसन गुणांक। प्रोटीन का श्वसन गुणांक कितना होता है? प्रोटीन का श्वसन गुणांक कितना होता है? प्रोटीन का श्वसन गुणांक आपको याद रखना है 0.7। 0.7 कितना होता है? 0.7 होता है। यानी कुछ आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अंश बड़ा है या हर? अंश बड़ा है या हर? बताइए। CO2 देखो अपन ने क्या पढ़ा? CO2 के अणु बट्टे में ऑक्सीजन के अणु, CO2 के अणु बट्टे में ऑक्सीजन के अणु। अब इनका अनुपात है, इसका आंसर आ रहा है 0.7। कितना आंसर आ रहा है? 0.7 आंसर आ रहा है। तो देखिए 0.7 आंसर आ रहा है, तो 1 से बड़ा है ये आंसर या 1 से छोटा है? यह आंसर 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है? 1 से बड़ा है ना, 1 से छोटा है? हाँ, ध्यान से सुनो, ये 1 से क्या है? छोटा है। जब यह 1 से छोटा है तो आपने बचपन में भाग पढ़े होंगे, याद करो, जब अंश छोटा हो और हर बड़ा हो उस कंडीशन में आंसर क्या आता है? पॉइंटों में आता है। तो कहने का मतलब CO2 के अणु है वो कम बन रहे हैं और ऑक्सीजन के अणु है वो ज्यादा ग्रहण किए जा रहे हैं। CO2 के अणु कम बन रहे हैं और ऑक्सीजन के अणु है वो ज्यादा ग्रहण किए जा रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार 3 नंबर पे अपन बात करें वसा का श्वसन गुणांक।
किसकी बात करें? वसा का शोषण गुणांक। और वसा का शोषण गुणांक 0.8 होता है। वसा का शोषण गुणांक कितना होता है? 0.8 होता है। ध्यान में रह जाएगा। हाँ, कार्बोहाइड्रेट का शोषण गुणांक होता है 1, वसा का शोषण गुणांक होता है 0.8, प्रोटीन का शोषण गुणांक होता है 0.7। कितना होता है? 0.7 होता है। ध्यान में रह जाएगा ना। आगे सुनिए। अब आगे अपन बात करते हैं किसकी? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है किण्वन। किण्वन का श्वसन गुणांक। किण्वन का श्वसन गुणांक। किण्वन का श्वसन गुणांक कितना होता है? किण्वन का श्वसन गुणांक कितना होता है? देखिए, क्या किण्वन में ऑक्सीजन प्रयुक्त होती है? क्या किण्वन में ऑक्सीजन प्रयुक्त होती है? तो आपको बताया किण्वन में ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती। पीछे बता चुका हूं मैं, किण्वन में ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती। जब किण्वन में ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती, जब किण्वन में ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती, तो ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या कितनी हो गई? 0। और किसी भी संख्या के बट्टे में अगर अपन 0 लगा दें, किसी भी संख्या के बट्टे में अगर अपन 0 लगा दें, तो आंसर कितना आएगा? अनंत आएगा ना। आंसर कितना आएगा? अनंत आएगा या नहीं आएगा? ठीक है। तो किण्वन है, किण्वन का शोषण गुणांक निकालेंगे तो किण्वन में ऑक्सीजन तो प्रयुक्त होती नहीं। जब ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती तो हर क्या हो गया? 0 हो गया। और जब हर 0 हो गया तो आंसर कितना आएगा? अनंत। तो किण्वन का शोषण गुणांक है वो कितना होता है? अनंत होता है। किण्वन का शोषण गुणांक कितना होता है? अनंत होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? शोषण गुणांक पढ़ा था। शोषण गुणांक क्या होता है? CO2 के अणु और ऑक्सीजन के अणुओं का अनुपात क्या कहलाता है? शोषण गुणांक कहलाता है। ठीक है। और ग्लूकोज का शोषण गुणांक 1 होता है। ग्लूकोज का शोषण गुणांक 1 होता है। प्रोटीन का शोषण गुणांक 0.7 होता है। वसा का शोषण गुणांक 0.8 होता है। और किण्वन का शोषण गुणांक अनंत होता है। किण्वन का शोषण गुणांक कितना होता है? अनंत। क्यों? क्योंकि किण्वन में ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती। किण्वन में ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती। गॉट इट? अब देखिए आगे। दो नंबर पे है सामान्य श्वसन दर। बताइए मानव में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? मानव में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? मानव में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? 16 से 20 श्वसन प्रति मिनट। 16 से 20 श्वसन प्रति मिनट। ठीक है। सामान्यतः व्यक्ति है वो 1 मिनट में 16 से 20 बार ही सांस ले सकता है। 16 से 20 बार ही सांस ले सकता है। इसीलिए तो बोलते हैं 1 मिनट में जब सांसों की संख्या फिक्स है तो 1 घंटे में भी सांसों की संख्या फिक्स होगी और 1 दिन में भी सांसों की संख्या फिक्स होगी और 100 दिन 100 साल यानी एक जीवन में भी सांसों की संख्या फिक्स होती है। बोलते हैं ना इसके जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो बोलते हैं कि इसके सांस पूरे हो गए। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। जब तक अपना सिस्टम या अपनी ये जो मशीन रूपी शरीर है ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है उस कंडीशन में सब चलता रहेगा। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई या कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम आ गई तो अपना शरीर है वो कार्य करना क्या कर देता है? बंद कर देता है। ठीक है। हाँ, अब 3 नंबर पे बात करते हैं जवारीय आयतन की। 3 नंबर पे है जवारीय आयतन। 3 नंबर पे है जवारीय आयतन जिसे टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। टीवी टाइडल वॉल्यूम। ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम किसे कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम किसे कहते हैं? टीवी। जवारीय आयतन। जवारीय आयतन से तात्पर्य क्या है? देखिए, जब हम सामान्य रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 छोड़ते हैं, सामान्य रूप से जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 छोड़ते हैं, यानी एक निःश्वसन और एक उत्सर्जन, अपन क्या बोलते हैं? निःश्वसन और उत्सर्जन। निःश्वसन और उत्सर्जन। जब हम सामान्य एक निःश्वसन करें और एक ही क्या करें? उत्सर्जन करें,
तो एक निःश्वसन और एक उच्छ्वसन में प्रयुक्त हवा का आयतन, प्रयुक्त हवा का आयतन क्या कहलाता है? ज्वारीय आयतन कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्वारीय आयतन कहलाता है। एक निःश्वसन और उच्छ्वसन के दौरान प्रयुक्त हवा का वॉल्यूम या आयतन क्या कहलाता है? ज्वारीय आयतन कहलाता है। ठीक है, आपको एक सामान्य श्वसन लेना है और फिर हवा, पहले तो आपको हवा ग्रहण करनी है फिर हवा छोड़नी है। ठीक है, प्राणायाम करवाते हैं ना बाबा रामदेव, ठीक उसी तरह से एक बार सांस लेनी है और एक बार सांस छोड़नी है। तो उसमें जितनी हवा प्रयुक्त होती है ना, जितनी हवा प्रयुक्त होती है उसे क्या बोलते हैं? ज्वारीय आयतन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रति श्वसन आया हुआ प्रश्न नहीं है। प्रति श्वसन ज्वारीय आयतन, प्रति श्वसन ज्वारीय आयतन कितना होता है? 500 ml, 500 ml हवा। समझ गए ना? प्रति श्वसन ज्वारीय आयतन कितना होता है? 500 ml वायु। यानी जब हम एक सांस ग्रहण करते हैं, एक सांस लेते हैं और एक सांस छोड़ते हैं, तो उस कंडीशन में लगभग 500 ml हवा है वो ग्रहण की जाती है और छोड़ी जाती है। तो उस हवा का आयतन कितना होता है? लगभग 500 ml होता है। जब एक श्वसन में 500 ml हवा प्रयुक्त होती है तो एक मिनट में कितनी हवा प्रयुक्त होगी? ठीक है, तो वो ज्वारीय आयतन कितना होता है? अगर सामान्य ज्वारीय आयतन की बात करें तो क्या होगा? एक मिनट में कितने श्वसन होते हैं? 16 होते हैं ना, 16। और एक बार में कितनी हवा? 500 ml, तो 16 पंजे 80, 8000 ml। कितनी हो गई? 8000 ml। तो यहाँ पर बोल दिया जाता है सामान्य है 6000 से 8000 ml हवा प्रति मिनट सामान्य है। तो क्या बोला जाएगा? सामान्य ज्वारीय आयतन कितना आएगा? 6000 से 8000 ml प्रति मिनट। क्लियर है बात? बोलो कोई दिक्कत है? ठीक है, अब आगे देखिए। अगर यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है ना तो आप निसंकोच रूप से पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा, आपको संतुष्ट किया जाएगा और आपकी संतुष्टि ही हमारा मुख्य ध्येय है। इसलिए बिल्कुल भी संकोच नहीं करना है, जहां भी आपको प्रॉब्लम हो वहां आप पूछ सकते हैं। अब देखिए आगे 2 नंबर पे है निःश्वसन आरक्षित आयतन। निःश्वसन आरक्षित आयतन, देखो निःश्वसन आरक्षित आयतन, निःश्वसन है आरक्षित आयतन। फिर इसी प्रकार आएगा उच्छ्वसन आरक्षित आयतन। इसे बोलेंगे इंस्प्योरिटी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्प्योरिटी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। क्या बोलते हैं इसे? IRV बोलते हैं, इंस्प्योरिटी रिजर्व वॉल्यूम। देखिए इसमें क्या होता है? बलपूर्वक निःश्वसन में ग्रहण की गई अतिरिक्त हवा, जब हम गहरी सांस लेते हैं, समझ गए ना? जब हम गहरी सांस लेते हैं तो गहरी सांस के दौरान जितनी अतिरिक्त हवा हम फेफड़ों में भर लेते हैं, गहरी सांस के दौरान जितनी अतिरिक्त हवा हम फेफड़ों में भर लेते हैं तो उस हवा का आयतन क्या कहलाता है? IRV कहलाता है, इंस्प्योरिटी रिजर्व वॉल्यूम, अर्थात निःश्वसन आरक्षित आयतन। निःश्वसन आरक्षित आयतन जो सामान्यतः 2500 यानी 2500 ml से 3000 ml तक होता है। जो कितना होता है? 2500 ml से 3000 ml तक होता है। क्या है? नॉर्मल सी बात है, बलपूर्वक निःश्वसन में, यानी एक बार जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेते समय, सांस ग्रहण करते समय हमारे फेफड़ों के अंदर कितनी ऑक्सीजन फुलफिल हो गई है, कितनी ऑक्सीजन या कितनी हवा की मात्रा है वो फुलफिल हो गई है, उस अतिरिक्त हवा की मात्रा को अपन क्या बोलते हैं? निःश्वसन आरक्षित आयतन बोलते हैं। ठीक है, जिसका मान लगभग कितना होता है? 2500 से 3000 ml होता है।
अब बात करते हैं उत्सवसन आरक्षित आयतन, उत्सवसन आरक्षित आयतन, ठीक है। हाँ, अब देखिए इसे शॉर्ट में बोलते हैं एक्सप्योरिटी रिजर्वेशन रिजर्व वॉल्यूम, एक्सप्योरिटी रिजर्व वॉल्यूम, ERV। अब ये ERV इसमें क्या होता है कि जब हम सांस छोड़ते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो कुछ हवा की मात्रा फेफड़ों में बनी रहती है, कुछ हवा की मात्रा हमेशा फेफड़ों में बनी हुई रहती है। तो हवा की वह अतिरिक्त मात्रा जो उत्सर्जन के बाद भी फेफड़ों में शेष रहती है, अतिरिक्त हवा जो उत्सर्जन, अतिरिक्त हवा जो उत्सर्जन के उपरांत, अतिरिक्त हवा जो उत्सर्जन के उपरांत फेफड़ों में उपस्थित रहती है, फेफड़ों में उपस्थित रहती है, उसे अपन क्या बोलेंगे, उत्सर्जन आरक्षित आयतन बोलते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, उत्सर्जन आरक्षित आयतन बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो उत्सर्जन आरक्षित आयतन है ना, इसका मान होता है लगभग 1000 ml से 1100 ml, 1000 ml से 1100 ml होता है, याद रह जाएगा, 1000 से 1100 ml, ठीक है। इसी प्रकार एक पद और होता है जिसे अपन बोलते हैं अवशिष्ट आयतन, उसे अपन क्या बोलते हैं, अवशिष्ट आयतन बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अवशिष्ट आयतन, अवशिष्ट आयतन, रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, आरवी बोलते हैं इसे शॉर्ट में, रेजिडुअल वॉल्यूम। अब रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम से तात्पर्य ये है कि जब हम श्वसन क्रिया करते हैं, जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो श्वसन क्रिया में प्रयुक्त हवा, श्वसन क्रिया में प्रयुक्त हवा, श्वसन प्रक्रिया में प्रयुक्त हवा जो सामान्य श्वसन के दौरान अतिरिक्त मात्रा में, सामान्य अपन शॉर्ट में ये बोलते हैं कि जब हम गहरी सांस छोड़ते हैं, जब हम गहरी सांस छोड़ते हैं तो फेफड़ों में उपस्थित अतिरिक्त हवा है वो क्या कहलाती है, अवशिष्ट आयतन कहलाती है, और जिसका मान होता है लगभग 1100 से 1200 ml, जिसका मान कितना होता है, लगभग 1100 से 1200 ml, याद रह जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात की जाए, अभी तक हमने क्या पढ़ा, निःश्वसन आरक्षित आयतन, फिर हमने पढ़ा उत्श्वसन आरक्षित आयतन। तो निःश्वसन आरक्षित आयतन क्या होता है, बलपूर्वक निःश्वसन में ग्रहण की गई अतिरिक्त हवा, बलपूर्वक निःश्वसन में ग्रहण की गई अतिरिक्त हवा है वो निःश्वसन आरक्षित आयतन कहलाता है। और उत्श्वसन आरक्षित आयतन क्या होता है, अतिरिक्त हवा जो उत्श्वसन के बाद फेफड़ों में शेष रह जाती है। इसी प्रकार जब हम सामान्य श्वसन क्रिया करते हैं, उत्श्वसन क्रिया में अतिरिक्त हवा जिसका अपन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रूप में यूज कर सकते हैं, उसे अपन क्या बोलेंगे, अवशिष्ट आयतन या आरवी बोलेंगे। क्लियर है, दैट्स ऑल। आगे देखिए, अब देखो, अब है श्वसन से संबंधित कुछ रोग, श्वसन से संबंधित कुछ रोग, 3 या 4 रोग हैं जो मुख्य रूप से पूछे जाते हैं, उन्हें याद रख लेना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ये वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल वो याद हो जाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल से हैं, 4 रोग याद रख लो, या वैसे तो बहुत से रोग है लेकिन 4 या 5 रोग जो सामान्यतः परीक्षा में पूछे जाते हैं या जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, उनके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो श्वसन से संबंधित महत्वपूर्ण रोग कौन से रोग हैं वो देखो। हाँ, पहला रोग अस्थमा, पहला रोग कौन सा है, अस्थमा या दमा, पहला रोग है अस्थमा या दमा। अब अस्थमे या दमे में क्या होता है, देखिए, अस्थमा या दमा एक प्रकार की एलर्जी है, अस्थमा या दमा एक प्रकार की क्या है, एलर्जी है। अस्थमा या दमा एक प्रकार की क्या है, एलर्जी है। एलर्जी का मतलब समझ गए ना, कि ये जो एलर्जी है, यानी ये एलर्जी हमें किसी से भी हो सकती है, चाहे धूल के कणों से हो सकती है, या किसी कवक या किसी जीवाणु या विषाणु से हो सकती है, ठीक है। तो ये एक प्रकार की क्या है, एलर्जी है। जो सामान्यतः टीचर्स लोग होते हैं ना, उन्हें अस्थमे की प्रॉब्लम होती है। क्यों, आजकल तो लोग टीचर्स हैं वो
मार्कर का यूज करते हैं, लेकिन जो हमारे गुरुजन थे या थोड़े समय पहले की बात करते हैं या आज भी ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं तो वहाँ पे चौक का उपयोग होता है, ब्लैक बोर्ड एंड चौक का यूज होता है। तो उसकी जो धूल होती है उस धूल के फेफड़ों में प्रवेश करने से सामान्यतः टीचर्स हैं वो अस्थमा के शिकार हो जाते हैं, दमे के शिकार हो जाते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में एलर्जी उत्पन्न होती है, और एलर्जी में आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में जब कहीं भी एलर्जी होगी, वो त्वचा से संबंधित एलर्जी हो, चाहे फेफड़ों से संबंधित एलर्जी हो, किसी भी प्रकार की एलर्जी हो, तो उस समय मास्ट कोशिका सक्रिय होती है। उस समय मास्ट कोशिका सक्रिय होती है। उस समय क्या सक्रिय होती है? मास्ट कोशिका सक्रिय होती है। और जब यह मास्ट कोशिका सक्रिय होती है तो किसका निर्माण करती है? हिस्टामिन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? हिस्टामिन का निर्माण करती है। यानी एलर्जी के समय मास्ट कोशिका सक्रिय होकर किसका निर्माण करती है? हिस्टामिन का निर्माण करती है। तो यहाँ पे एक बात बताता हूँ, गर्मी आ रही है, वैसे गर्मियों में खुजली और घमौरी की समस्या अक्सर उत्पन्न होती है ना। तो आपने गौर किया होगा जब हम खुजली करते हैं, समझ गए ना, जब हम खुजली करते हैं तो एक गहन शांति का अनुभव होता है या नहीं होता? जब खुजली करते हैं या शरीर को खुजाते हैं इस प्रकार से तो एक प्रकार की शांति महसूस होती है, या अपन ये बोल सकते हैं कि थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा सुकून मिलता है। क्या कारण है उसका कि खुजली करने पर सुकून क्यों मिलता है? खुजली करने पर सुकून क्यों मिलता है? देखिए इसका कारण क्या है। मानो ये त्वचा का कोई पार्ट है, यहाँ पे खुजली होना शुरू हुई, तो जैसे ही खुजली हुई तो खुजली एक प्रकार की एलर्जी है, और एलर्जी होते ही मास्ट कोशिका किसका स्राव करेगी? हिस्टामिन का श्रवण करेगी। मास्ट कोशिका किसका स्राव करेगी? हिस्टामिन का स्राव करेगी। अब जैसे ही आपने खुजाना शुरू किया तो ये हिस्टामिन है वो उसका वितरण है या उसका फैलाव है वो बढ़ जाएगा, और उसका फैलाव बढ़ जाएगा तो एलर्जी से हमें क्या होगी? सुरक्षा होगी, और एलर्जी से सुरक्षा होगी तो हमारे शरीर को एक शांति का अनुभव होगा। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार अस्थमा या दम्मे में क्या होता है कि श्वसन या फेफड़ों में किसी भी विशेष सूक्ष्म कणों या जीवाणु या विषाणु जब फेफड़ों में प्रवेश करते हैं तो फेफड़ों के अंदर मास्ट कोशिका सक्रिय होकर किसका निर्माण करती है? हिस्टामिन का निर्माण करती है। और यह हिस्टामिन फेफड़ों में क्या कर देता है? फेफड़ों में जो श्वास नलिकाएं हैं, फेफड़ों में जो श्वास नलिकाएं हैं उन्हें अवरुद्ध कर देता है। फेफड़ों में जो श्वास नलिकाएं हैं उन्हें क्या कर देता है? अवरुद्ध कर देता है। और जब ये श्वास नलिकाएं अवरुद्ध हो जाती है तो सांस लेने में क्या होती है? तकलीफ होती है, सांस फूलने लगती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? अस्थमा या दमा। क्या बोलते हैं? अस्थमा या दमा। अब बात की जाए इसके इलाज की, तो इसके इलाज से संबंधित अपन एक बात कर सकते हैं कि बचाव इलाज है। एलर्जी कारकों से बचिए, एलर्जी कारकों से बचिए। रोग तो है नहीं, एलर्जी से सुरक्षा करने पर हिस्टामिन रिलीज होगा। अगर हिस्टामिन रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा? अन्य एलर्जी कारकों से हमारी सुरक्षा नहीं हो पाएगी। तो पहले तो अपन को पता लगाना है कि हमें एलर्जी किससे है। सामान्यतः सूक्ष्म कणों से होती है। जैसे लड़कियां झाड़ू निकालती है उस समय जो सूक्ष्म कण उठते हैं उन सूक्ष्म कणों से एलर्जी हो सकती है। तो एलर्जी कारकों से बचना है। 2 नंबर पे अपन ये बोल सकते हैं कि डॉक्टर के परामर्श से हम उपयुक्त इनहेलर का प्रयोग कर सकते हैं। एक उपयुक्त प्रकार का इनहेलर लेना है, उसका उपयोग कर सकते हैं। इनहेलर क्या होता है? वो पंप नहीं देखा कि आपने, इस प्रकार से यूज करते हैं। ठीक है, उसका उपयोग करके इससे राहत मिल सकती है। ठीक है, तो क्या पढ़ा है? पहला रोग अस्थमा या दमा, जो एक प्रकार की एलर्जी है जो किसी भी प्रकार के सूक्ष्म कण से हो सकती है। इसमें क्या होता है कि मास्ट कोशिका है वो सक्रिय होकर हिस्टामिन का निर्माण करती है, और यह हिस्टामिन फेफड़ों में श्वास नलिकाओं को अवरुद्ध कर देता है, जिससे श्वसन क्रिया क्या हो जाएगी? बाधित हो जाएगी, जिसे अपन अस्थमा या दमा बोलते हैं। तो इससे बचने का तरीका एलर्जी कारकों से दूर रहिए, और दूसरा डॉक्टर के परामर्श से उचित इनहेलर का प्रयोग आप कर सकते हैं, जिससे अस्थमा या दमे में राहत महसूस होगी। दूसरा रोग है सिनिकोसिस। दूसरा रोग क्या है? सिनिकोसिस। ठीक है, इसे व्यावसायिक श्वसन रोग भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? व्यावसायिक श्वसन रोग। ठीक है, इसे अपन व्यावसायिक श्वसन रोग भी कहते हैं। और व्यावसायिक श्वसन रोग में देखिए क्या होता है
कि जो खदान है या पत्थर तोड़ने के कारखाने हैं, पत्थर तोड़ने के कारखाने हैं, जो पत्थर तोड़ने के कारखाने हैं उनमें काम करने वाले जो लोग या बालक हैं, उनमें सूक्ष्म कणों, पत्थर के सूक्ष्म कणों या रेत के सूक्ष्म कणों के जमाव के कारण फेफड़े हैं वो उनकी कार्य प्रणाली क्या हो जाएगी, बाधित हो जाएगी। इनकी कार्य प्रणाली क्या हो जाएगी, बाधित हो जाएगी। जब इनकी कार्य प्रणाली बाधित हो जाएगी तो इस समस्या को अपन क्या बोलते हैं, व्यावसायिक श्वसन रोग या सिलिकोसिस, व्यावसायिक श्वसन रोग या सिलिकोसिस बोलते हैं। जिसका मुख्य कारण क्या है, जिसका मुख्य उत्तरदायी यौगिक क्या है, सिलिकॉन है। जिसका मुख्य उत्तरदायी यौगिक क्या है, सिलिकॉन है। इसी के आधार पर इसका नाम सिलिकोनोसिस भी बोल देते हैं। इसे क्या बोल देते हैं, इसे सिलिकोनोसिस, सिलिकोनोसिस, सिलिकोनोसिस याद रह जाएगा ना। तो सिलिकोनोसिस बोल दे या सिलिकोसिस बोल दे या व्यावसायिक श्वसन रोग बोल दे, व्यावसायिक श्वसन रोग बोल दे, तो यह सामान्यतः पत्थर या खदानों में काम करने वाले लोगों के फेफड़ों में सूक्ष्म कणों के अधिक जमाव के कारण श्वास के अवरुद्ध होने की स्थिति को कहते हैं। तीसरा रोग है अब देखिए तीसरा रोग। अब तीसरे रोग की अगर बात की जाए तो वो है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया अक्सर छोटे बालकों में होता है, आपको भी हुआ होगा बचपन में, या जब छोटे बालक होते हैं ना उनकी सेफ्टी के लिए अक्सर घर वाले ये बोलते हैं कि इसे सर्दी के अंदर बाहर मत निकालो, न्यूमोनिया हो जाएगा। सर्दी जुकाम ज्यादा हो गए हैं तो कहीं न्यूमोनिया की समस्या नहीं हो गई है, हैं? बोलते हैं ना नानी ने न्यूमोनिया नहीं हो क्यों है, ठीक है। तो वो न्यूमोनिया क्या होता है देखिए, तो याद रखना ये किसी भी प्रकार के जीवाणु या विषाणु के फेफड़ों में, किसी भी प्रकार के जीवाणु या विषाणु के फेफड़ों में संक्रमण के कारण होता है। किसी भी प्रकार के जीवाणु या विषाणु के फेफड़े में संक्रमण के कारण होता है। और इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी जीवाणु कौन सा है, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस है न्यूमोनी जो एक प्रकार का जीवाणु है, स्ट्रेप्टोकोकस है न्यूमोनी नामक जीवाणु के कारण मुख्य रूप से क्या होता है, न्यूमोनिया होता है। समझ गए। अब देखिए तो ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या अन्य प्रकार के जो जीवाणु या विषाणु हैं उनका संक्रमण जब फेफड़ों में होगा तो संक्रमणकारी तत्वों के विरुद्ध हमारे शरीर में या हमारे फेफड़ों में श्लेष्मा का ज्यादा स्राव होगा, ठीक है। और श्लेष्मा या हिस्टामिन का ज्यादा स्राव होगा, मुख्य रूप से श्लेष्मा का ज्यादा स्राव होगा। अब जब श्लेष्मा का ज्यादा स्राव होगा तो श्वास नलिकाएं क्या होंगी, अवरुद्ध होंगी, जिससे बलगम, खांसी, जुकाम की समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इस रोग को अपन क्या बोलते हैं, न्यूमोनिया। इसका उत्तरदायी जीवाणु कौन सा है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। और आपको याद रखना है ये एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं 4-5 ऑप्शन देकर कि निम्न में से जीवाणु जनित रोग है या विषाणु जनित रोग है या इनमें से जीवाणु जनित रोग नहीं है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आप इसे याद रख सकते हो, ठीक है। अब देखिए आगे, आगे है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा अगला रोग कौन सा है, एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा रोग उन लोगों को होगा जो अक्सर अगरबत्ती जलाते हैं। अगरबत्ती जलाने से मतलब समझते हो ना, बीड़ी सिगरेट या धूम्रपान करने वाले लोग है ना, उनमें अक्सर क्या होता है, एम्फाइसीमा रोग होता है। एम्फाइसीमा रोग में क्या होगा, बीड़ी या सिगरेट या धूम्रपान के सेवन से या तंबाकू के धुएं के सेवन से क्या होगा कि उसमें उपस्थित निकोटीन नामक जो हानिकारक पदार्थ है, कौन सा, निकोटीन नामक है हानिकारक पदार्थ है, ये क्या करेगा, फेफड़ों के ऊतकों को स्थायी रूप से विकृत करता है। फेफड़ों के ऊतकों को स्थायी रूप से क्या करता है, ये विकृत करता है, ठीक है। तो स्थायी रूप से विकृत करेगा जिससे श्वसन प्रणाली क्या होगी, बाधित होगी। तो इस रोग को अपन क्या बोलते हैं, एम्फाइसीमा बोलते हैं।
श्वसन प्रणाली क्या हो जाएगी, बाधित हो जाएगी, और इस रोग को अपन क्या बोलते हैं, एम्फाइसीमा बोलते हैं, जो सामान्यतः धूम्रपान करने से होता है। और धूम्रपान करने से फेफड़ों को होने वाला स्थायी नुकसान या स्थायी क्षति जो प्राप्त होती है उसे अपन एम्फाइसीमा बोलते हैं। इलाज नहीं है इसका, इसलिए अक्सर आप अगरबत्ती जलाने से बचिए, ठीक है, धूम्रपान कम कीजिए। और वर्तमान में जो कोरोना समस्या चल रही है उसमें आपने देखा होगा काफी हद तक गुटखे, तंबाकू और धूम्रपान पर क्या किया गया है, अंकुश लगाया गया है। उसका कारण क्या है कि कोरोना है वो श्वसन से संबंधित या श्वसन तंत्र को बाधित करता है। इसमें हकीकत में क्या होता है कि कोरोना वायरस के कारण जो श्लेष्मा और हिस्टामिन का स्राव होता है ना, उस कंडीशन में अपनी श्वास नली के अंदर, ध्यान से सुनना, अपनी श्वास नली के अंदर एक लेयर बन जाती है, एक परत बन जाती है, ठीक है। उस परत के कारण, उस परत के बनने के कारण क्या होगा, सांस नहीं ले पाता रोगी है, वो सांस नहीं ले पाता। इसीलिए बोलते हैं कि जो कोरोना का मरीज है ना, वो अपनी सांस को 10 सेकंड तक रोक कर नहीं रख सकता। आपने भी ट्राई किया होगा कि अगर मुझे कोरोना नहीं है, तो बार बार आप लोग भी श्वसन रोक के देखते होंगे कि हाँ मैं तो 10 सेकंड तक श्वसन रोक रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ, सेफ हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि एक लेयर बन जाती है, वो लेयर सामान्यतः श्लेष्मा एवं हिस्टामिन जैसे पदार्थों की होती है, ठीक है। अब जब डॉक्टर उस लेयर को सर्जरी के द्वारा हटाने की कोशिश करता है, उतने समय में फेफड़ों को स्थायी हानि हो जाती है, फेफड़े विकृत होकर श्वसन प्रक्रिया को पूर्णतः क्या कर देते हैं, बाधित कर देते हैं, जिससे व्यक्ति की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। अब सोचिए ये तो एक सामान्य व्यक्ति की बात है। अब पहले से ही व्यक्ति कोई इनमें से किसी रोग का शिकारी है, जिसे अस्थमा है, ठीक है, अस्थमा है या फेफड़ों से संबंधित कोई भी रोग है, तो उस व्यक्ति के लिए यह अत्यंत हानिकारक है, ठीक है। तो अब जो धूम्रपान करते हैं उनके फेफड़े विकृत होते हैं, कमजोर होते हैं, ठीक है। अब उस कंडीशन में अगर कोरोना जैसा रोग हो जाए तो उसका मरना सुनिश्चित है, ठीक है, उसे भगवान भी नहीं बचा सकता, ठीक है। तो आप धूम्रपान कम से कम कीजिए। और इसके अलावा गुटखे वगैरह का सेवन भी क्या कर दिया गया है, रोक दिया गया है। कारण क्या है कि गुटखा खाकर अक्सर लोग इधर से उधर थूकते हैं, जो बहुत ही गलत बात है। क्यों कि बाय द वे अगर उनकी लार में कोरोना वायरस उपस्थित है तो वो उनके इधर उधर से थूके गए पिक में उपस्थित होने के कारण ज्यादा मात्रा में संक्रमणकारी हो सकता है और ज्यादा लोगों को बीमार कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो धूम्रपान है वो कम से कम करना है, और उसके अलावा पब्लिक प्लेस या इधर से उधर थूकना नहीं है, और अपने हाथों को लगातार साबुन से धोना है, और अपने हाथों से मुख को छूने से बचना है, अपने हाथों को मुख को छूने से बचना है। एक अनुमान के मुताबिक एक बात बता देता हूँ, एक दिन में व्यक्ति है ना लगभग 2500 से 3000 बार अपने मुंह पर हाथ लगाता है, 2500 से 3000 बार अपने मुख पर हाथ लगाता है। तो इस आदत को अपने बदलना होगा। थैंक यू, सी यू लेटर।